नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही YouTube चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि 8 अगस्त 2023 को CHSL का एग्जाम था, आप जानते हैं कि मैं फोर्थ शिफ्ट वाली वीडियो जो है अगले दिन सवेरे लेकर के आता हूं, वो भी आप लोगों के ही डिमांड पे। तो मैं फिर से जो है कल का फोर्थ शिफ्ट वाला वीडियो लेकर के आ गया हूं। इसमें सभी है ना, सभी प्रश्न ओरिजिनल हैं और मेरे ख्याल से एक प्रश्न शायद नहीं मिला है। बाद बाकी 24 जीके के क्वेश्चन यहाँ पे उपलब्ध करा लिए गए हैं, जो किसी एक बच्चे के द्वारा नहीं, 5-6 बच्चे के द्वारा व्हाट्सएप पे टुकड़े टुकड़े में सेंड किए गए। तो चलिए शुरू करते हैं। देख लीजिए कल कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे, है ना। एक प्रश्न आपसे पूछा गया था कि 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम में महाराष्ट्र को कितने रजत पदक मिले, सिल्वर मिले, इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। मैंने आपको बता रखा है कि ये जो भी हाल फिलहाल में मतलब आपका गेम हुआ है, जो इम्पोर्टेंसी रखती है अपने आप में, उनके जो पहला लिस्ट में, जो लिस्ट में पहले स्थान पे आते हैं, उनके पदक का जो है रेशियो जरूर याद रखें, कितने कितने मिले हैं, क्योंकि एग्जामिनर हो गए टेढ़े, तो हमें भी टेढ़ा बनना ही पड़ता है। तो 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम में सबसे पहले महाराष्ट्र को जो है फर्स्ट सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ था, सेकेंड स्थान पे हरियाणा था और थर्ड स्थान पे मेजबान मध्य प्रदेश था। ठीक है, तो महाराष्ट्र को 56 गोल्ड मिला था, 55 रजत मिला था और 50 जो है आपका क्या मिला था, ब्रांज मिला था। ये आपके पास पदक टैली है। आप हरियाणा का भी निहार सकते हैं, 41 गोल्ड, 32 रजत और 55 जो है ब्रांज मिलते हुए 128 पदक प्राप्त किए थे। अब आ जाते हैं, थोड़ा सा हम अपना पास्ट झांक ले, है ना। तो भैया पास्ट में टोक्यो ओलंपिक हुआ था, 7 पदक मिला था, 1 गोल्ड, 2 रजत और 4 ब्रांज मिले थे। पास्ट में हमारा 2022 के अंदर है ना बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम हुआ था, यहाँ पे मुझे 61 पदक प्राप्त हुआ था, जिसमें 22 गोल्ड, 16 रजत और 23 ब्रांज प्राप्त हुआ था। तो इस प्रकार से आप पदकों का जो ये अलग अलग अनुपात हैं, ये जरूर याद रखिएगा, काम आएगी। ठीक है, इनके अलावा जैसे कल एक क्वेश्चन पूछा गया था कि किस गेम का पहला नाम ब्रिटिश एम्पायर गेम है, मैंने आपको बता रखा भाई, ब्रिटिश एम्पायर गेम उन गेम को कहते हैं, मतलब कॉमनवेल्थ गेम को कहते हैं। और कॉमनवेल्थ गेम के अंदर वो देश शामिल है जो कभी ब्रिटिश सरकार के अधीन रहा हो। हालांकि इसके अपवाद भी हैं, लेकिन मैक्सिमम जो देश हैं वो ब्रिटिश सरकार उस पर राज कभी न कभी किया है, वही कॉमनवेल्थ गेम का सदस्य हैं। इस खेल में महाराष्ट्र को 56 स्वर्ण तथा कुल 161 पदक प्राप्त हुआ था, जैसा कि अभी आपने टैली में देखा। इसके अलावा दूसरा स्थान हरियाणा का रहा, तीसरा स्थान मध्य प्रदेश के रहा। इमेज से क्लियर था। खेलो इंडिया यूथ गेम का 5वां संस्करण फरवरी 2023 में मध्य प्रदेश के विभिन्न 8 शहरों में कराए गए। इंपोर्टेंट रखता है आपके एग्जाम के लिहाज से, कितने शहरों में, तो 8 शहरों में। आपसे पूछा जाता है 36वां नेशनल गेम 2022 गुजरात के कितने शहरों में कराए गए, आपको बताना है जी 6 शहरों में कराए गए। ठीक है, 37वां राष्ट्रीय गेम कहाँ पे होगा, ये आपका गोवा के अंदर होगा। गोवा में कौन सा आर्टिकल हमेशा एक्टिव रहता है, 44वां आर्टिकल हमेशा एक्टिव रहता है, सिविल नागरिक संहिता। गोवा सभी तटीय राज्यों में इसके तटरेखा की लंबाई सबसे छोटी है और एरिया के हिसाब से भी इंडिया का सबसे छोटा स्टेट है। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। लेकिन जीडीपी के मामले में काफी ज्यादा उच्च है, क्योंकि आप जानते हैं यहाँ पे फॉरेनर काफी ज्यादा आते हैं। इनके अलावा खेलो इंडिया यूथ गेम का प्रथम संस्करण का आयोजन खेलो इंडिया स्कूल गेम के नाम से 2018 में दिल्ली में कराए गए थे। फिर इसका नाम 2019 में चेंज कर दिया गया, स्कूल के जगह यूथ शब्द को मेंशन कर दिया गया। देखिए ये मौखिक रूप से भी बातें आपको बहुत काम आ जाती है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का जो नाम चेंज हुआ ना, ये भी क्वेश्चन इस शिफ्ट में पूछ दिया है, जो मैं बार बार बताते आया भैया, है ना। तो भैया ये सब ध्यान रखेंगे। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का प्रथम आयोजन उड़ीसा में हुआ था, है ना। और जो तीसरा संस्करण अभी अभी खत्म हुआ है, ये उत्तर प्रदेश में हुआ है ना, बाबा योगी आदित्यनाथ के नगरी में, है ना। और ये वाली जो गेम हुई है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का 3rd संस्करण जो उत्तर प्रदेश में हुआ है, इसमें विजेता कौन रहे भैया,
पंजाब यूनिवर्सिटी, इनको 69 पदक प्राप्त हुए हैं। ठीक है, इनके अलावा एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में 53 केजी कैटेगरी में किसने रजत जीता था, है ना, किसने रजत जीता था एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप? तो ये आपका अमित पंघाल। एक तो अमित पंघाल है और एक लड़की का नाम अंतिम पंघाल है, इनका भी नाम पंघाले है, और ये अंतिम पंघाल है, ये लड़की है। अमित पंघाल जेंट्स है, क्लियर कर लीजिए। ठीक है, इनके अलावा इस प्रतियोगिता का आयोजन कजाकिस्तान के अस्ताना में हुआ था, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 कहाँ हुआ था, तो क्या बताओगे? कजाकिस्तान के अस्ताना में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? कजाकिस्तान, है ना, के अस्ताना में। अगर आपसे पूछे कि विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 कहाँ हुआ था, वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022, तो ये आप बताओगे यूएसए के ओरेगन में हुआ था। अगर आपसे कोई पूछे शतरंज रैपिड प्रतियोगिता 2022 कहाँ पे हुआ था, तो आप क्या बताओगे? अलमाटी में हुआ था। अगर आपसे कोई पूछे शतरंज ब्लिट्ज टूर्नामेंट 2022 कहाँ पे हुआ था, तो बता देना अलमाटी में हुआ था, जहां पे आपका सविता श्री कांस्य जीती है, और जो आपका ब्लिट्ज वाला हुआ था उसमें रजत कौन जीती है? कोनेरू हम्पी जीती है। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे भारत के लिहाज से। अगला प्रश्न पूछा गया है कि प्रथम वाइस चांसलर कौन थे जवाहरलाल यूनिवर्सिटी के? तो जो जेएनयू है उनके प्रथम कुलाधिपति कौन थे? तो गोपाला स्वामी पार्थ सारथी, इनका नाम है गोपाला स्वामी पार्थ सारथी। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। जवाहरलाल यूनिवर्सिटी के वर्तमान कुलाधिपति कौन है? शांति श्री धूलपुरी पंडित, है ना, शांति श्री धूलपुरी पंडित। तो ये बात ध्यान रखेंगे। भाई नाम में भी बहुत कुछ छुपा होता है मेरे ख्याल से, तो जिनका नाम जितना ज्यादा मतलब अलग रहता है वो उतने अलग काम करते हैं इस दुनिया में। मेरे हिसाब से मैंने बहुत सारे ऐसे मतलब नाम देखे तो उनका नाम भी अलग है और बड़े बड़े पोस्ट पे, जैसे आपने माधवी पुरी बुच्च, है ना, तो भाई ये भी देखिए सेवी की बनी थी, है ना, शांति श्री धूलपुरी पंडित, है ना, ये देखिए हमारे प्रथम महिला राष्ट्रपति जी को देखिए प्रतिभा देवी पाटिल सिंह, इस प्रकार से, है ना। तो नाम में भी हमको लगता है गॉड ऊपर से ही पहले ही कुछ बना के भेजते होंगे, भैया तुम ये काम करोगे नीचे जाके। इनके अलावा मणिपुरी गुरु बिपिन सिंह को कौन सा अवार्ड दिया गया था? तो मणिपुरी गुरु बिपिन सिंह को जो है 1966 में संगीत नाटक अकादमी सम्मान से सम्मानित किया गया था। अब जो भी सिंह सरनेम है, आप जानो ना जानो, आप मणिपुरी को लगा दो, आपका 100% तो नहीं लेकिन 99% सही जरूर होगा। याद है तो बहुत अच्छा, नहीं याद है तो मैंने आपको कुछ लॉजिक बता दिए हैं जो आपके एग्जाम में मतलब शास्त्रीय नृत्य के जो कैरेक्टर हैं उन्हें छांटने में मदद करेगी। एक तो सिंह है जो आपके मणिपुरी नृत्य से संबंधित है, जैसे कई सारे सिंह मैं आपको गिना दूंगा, गोपाल सिंह, आतम सिंह, सोनरी सिंह, नल कुमार सिंह, है ना, गुरु बिपिन सिंह, ये सब जो है आपके मणिपुरी से हैं। साथ ही साथ मणिपुरी में आप झावेरी बहन को रख लेंगे, दर्शना, नैना, सुवर्णा, इसके अलावा चारू माथुर को रख लेंगे, इसके अलावा कलावती देवी को रख लेंगे, इसके अलावा बिंबावती देवी को रख लेंगे। तो ये जो है आपके मणिपुरी खत्म हो जाएगा, आपको किसी को याद रखने की जरूरत नहीं। इन 4 लेडीज को ध्यान रखिए और झावेरी और सिंह सरनेम याद रखिए। इनके अलावा गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम, ये आपका कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित है, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। गुरु कलावती देवी तो ये बता ही दिए मणिपुरी से। वेदांतम सत्यनारायण साहब कुचिपुड़ी से संबंधित है। सोनल मानसिंह, इनको जो है 2003 में पद्म विभूषण मिला, जो सबसे कम उम्र के पाने वाली जो है नृत्यांगना थी, जो आपका भरतनाट्यम के साथ साथ ओडिसी भी कर लेती है, जिसमें ओडिसी इनका प्राइमरी है और भरतनाट्यम सेकेंडरी है। नर्तकी नटराज को 2019 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। ट्रांसजेंडर महिला है जो भरतनाट्यम से संबंधित है और ये फर्स्ट महिला बनी अपने प्रकार की, यानी ट्रांसजेंडर प्रकार की, जिन्होंने क्लासिकल डांस के अंदर पद्म पुरस्कार प्राप्त किया। एक मंजमा जोगत्ती भी है, ये भी ट्रांसजेंडर महिला है, लेकिन ये पिक्चर में काम करती है, कोई जो है पेशेवर डांसर नहीं है, ये पिक्चर में काम करती है, तो इनको भी मिला है। इनके अलावा जाकिर हुसैन साहब किससे संबंधित है आपसे पूछा है, तो ये तो काफी कॉमन है, तबला से संबंधित है जाकिर हुसैन साहब। जाकिर हुसैन साहब को 2023 में पद्म विभूषण दिया गया है। 2023 में पद्म विभूषण 6 आदमी को दिया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कल जो है मुलायम सिंह से पूछा गया था कि मुलायम सिंह को किस क्षेत्र के लिए जो है पद्म विभूषण दिया गया है। आपके सामने यही लिस्ट फिर से दोहराता हूं, और परसों के दिन मैंने बताया भी था कि भाई पद्म से जो पुरस्कार है जो इस बार 2023 में दिया गया गणतंत्र दिवस
के अवसर पे घोषित किए गए। तो इनको आपको देख के जाना है, कोई क्वेश्चन कहाँ से लाएगा, आप कहीं बचा नहीं तो यहीं से खंगालेगा, है ना। तो अब आना स्टार्ट हो गया है रुझान, है ना, पोल का रुझान जो है आ रहा है, तो देखिए थोड़ा बहुत, है ना। तो देख लीजिए फिर से, बालकृष्णन दोषी को इनको आरटी सेक्टर में मिला था, गुजरात के रहने वाले। जाकिर हुसैन साहब आर्ट एंड कल्चर महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, अल्लाह रखा साहब के पुत्र हैं। इनके अलावा श्री MS कृष्णा पब्लिक अफेयर से संबंधित है, कर्नाटक से बिलोंग करते हैं। श्री दिलीप महालनोबिस ये पश्चिम बंगाल से, ये डॉक्टरी क्षेत्र में मिला है। ORS जो है, ORS घोल इनका जो है, इन्होंने इन पे लॉजिक दिया था। S श्रीनिवास वर्धन ये आपका यूनाइटेड स्टेट अमेरिका का जो है साइंस एंड इंजीनियरिंग से जुड़े हुए कैरेक्टर हैं। इनके अलावा जो भारतीय मूल के हैं। इनके अलावा श्री मुलायम सिंह यादव पब्लिक अफेयर उत्तर प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, अखिलेश जी के पापा हैं, और इनके अलावा डिम्पल जी के ससुर जी हैं। ठीक है, अभी हमारे बीच नहीं है, इन्हें नेताजी भी कहा जाता है, जो नेताजी के नाम से ये लोकप्रिय हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन हमारे ख्याल से UPPSS इस प्रकार का कुछ एक एग्जाम होता है ना, UPPSS इस प्रकार से कुछ एग्जाम होता है, बहुत बड़ा नाम होता है भाई, तो उसमें पूछा गया था ये। ठीक है, इनके अलावा तबला के अन्य प्रमुख प्रतिपादक लच्छू महाराज, समता प्रसाद, सुखविंदर सिंह, फैयाज खान, विजय घाटे, अल्लाह रखा, ये सभी के सभी तबला बजाते हैं। लेकिन तबला बजाने में जो सबसे महारत हासिल है घराना, ये कौन सा भाई, तो ये बनारस घराना है। बनारस घराना के संस्थापक कौन है, आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा, है ना। पंडित राम नारायण और पंडित राम सहाय, 2 ऑप्शन देते हैं। इनके अलावा स्वतंत्रता का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद है, आपके 14, 15, 18, 19 दे रखा है, तो आपको भैया 19 हो जाएगा। ये प्रेस की स्वतंत्रता हो जाएगी 19, तो ये राइट आंसर आपका हो जाएगा। अब 19वीं जो है ना, ये ग्रुप ऑफ आर्टिकल है, मैंने आपको बता रखा है कि जो भी ग्रुप ऑफ आर्टिकल है उन पे थोड़ा विशेष फोकस कीजिएगा, क्योंकि एग्जामिनर आजकल यहां से क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि जो ग्रुप ऑफ आर्टिकल है, या फिर कोई ऐसा आर्टिकल जिसे हम जनरली नहीं पढ़ते हैं, या किसी बुक में ये जनरली हमें देखने को नहीं मिलता है, ऐसे आर्टिकल आज के एग्जाम में आ रहे हैं। क्योंकि एग्जामिनर को भी पता चल गया है कि कंटेंट क्या क्या इजी वे में अवेलेबल है, तो जो नहीं अवेलेबल है वहां से भी उठा रहा है। ठीक है, तो 14, 15, 18, 19 में 19 आपका स्वतंत्रता का अधिकार हो जाएगा। इस 19 के अंतर्गत जो है कई सारे अधिकार हैं, जैसे 19 के एक में क्या है, बोलने चालने का अधिकार, बाक एवं अभिव्यक्ति का अधिकार। 19(1) के बी में क्या है, शांतिपूर्ण ढंग से आप सम्मेलन हथियार रहित कर सकते हो। संगम और संघ या सहकारी समिति बनाने का जो पावर है 19(1) के सी में है। भारत के राज्य में अबाध रूप से कहीं भी घूम सकते हैं, 19(1) के डी में है। भारत के किसी भी राज्य में निवास कर सकते हैं, 19(1) के ई में है। तो इस प्रकार से जो है आप 19 को देख सकते हो। इसके अलावा मैं इस आर्टिकल को कैटेगराइज कर देता हूं, तो 14 से 18 जो है आपका इक्वलिटी का राइट है। 19 से 22 जो है ये हमारा स्वतंत्रता का अधिकार है। 23 और 24 जो है ये शोषण के विरुद्ध अधिकार है। 25 से 28 जो है धार्मिक स्वतंत्रता है। 29 और 30 जो है माइनॉरिटी से संबंधित है। 32 जो है संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है। 31 जो है फिलहाल निष्क्रिय है, क्योंकि इसमें पहले संपत्ति का अधिकार हुआ करता था, लेकिन अब उसे उठा के विधि का अधिकार बना दिया गया है, और आर्टिकल 300 के ए में वर्णित है। ठीक है, जो 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटाया गया था। निम्नलिखित में से क्रिप्टो गेम का उदाहरण कौन सा है, आपसे पूछा है भाई। परसों के दिन ही क्रिप्टो गेम, फेनरो गेम पढ़ाए हैं हम, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म ये भी पढ़ाए हैं। ठीक है, तो क्रिप्टो गेम जो है ये आपका शैवाल हो जाएगा, लाइकन हो जाएगा, फर्न हो जाएगा, मॉस हो जाएगा, ये सब क्रिप्टो गेम के उदाहरण है। अब क्रिप्टो गेम क्या होता है कि जिनमें प्रजनन जो है आपका किससे द्वारा होता है ना, तो बीजांड के द्वारा होता है। तो ये आपको जो है क्रिप्टो गेम हो जाती है ना। तो यहाँ पे जो है थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, मैं इसे सही कर देता हूँ। हाँ, तो क्रिप्टो गेम में जो है प्रजनन आपका ये बीजाणुओं के द्वारा होता है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, है ना। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि भाई ये जो है आपका, मैंने ये भी बताया है कि भाई एक चीज जो है आप कई तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं। जैसे मैंने बता रखा है कि शैवाल थैलोफाइटा में आता है, फिर आप कहोगे आप क्रिप्टो गेम भी बता रहे हो, तो भैया ये इस प्रकार के इनके नेचर है, और थैलोफाइटा संघ है। ठीक है, तो ये क्रिप्टो गेम में आते हैं, इनकी प्रजनन बीजाणुओं से होती है, लेकिन ये थैलोफाइटा समूह में आएंगे। कौन सा, शैवाल। शैवाल के साथ साथ जो है आपका अलगी, शैवाल के साथ साथ जीवाणु भी आते हैं और कवक भी आ जाते हैं आपके थैलोफाइटा समूह में, लेकिन सभी बैक्टीरिया नहीं आते हैं, कुछ अपवाद भी हैं। ठीक है, इसके अलावा जो शैवाल की अध्ययन होते हैं उसे क्या कहते हैं, फैकोलॉजी कहा जाता है। और शैवाल वगैरह जो भी थैलोफाइटा समूह के प्राणी होते हैं
लगभग उसका शरीर विकसित नहीं होता है। उनके अगर पादप जैसा है तो उनके जो है जड़, तना, पत्ती आदि विकसित नहीं होता है, सब एक्के में होता है। तो शैवाल जो काय होता है उसमें कभी देखे हैं पत्ता अलग और यहाँ पर अलग। इसके अलावा पुष्कर मेला का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? तो ये हमारा राजस्थान अजमेर में किया जाता है। लेकिन अगर पुष्कर महोत्सव पूछा होगा, मेरे ख्याल से ये पुष्कर महोत्सव है। आप लोग मुझे जो है कमेंट कीजिएगा कि पुष्कर मेला पूछा था कि पुष्कर महोत्सव पूछा था, और दोनों पूछा था, दोनों का क्लू दे चुका हूं। क्योंकि पुष्कर मेला तो बहुत ही पुराना क्वेश्चन है, सभी को पता है कि अजमेर में लगती है राजस्थान के अंदर। एक ऊंट महोत्सव भी होता है राजस्थान के अंदर, इसे भी ध्यान रखेंगे। ऊंट महोत्सव एक राजस्थान के अंदर लंबी मूंछ वाली प्रतियोगिता की महोत्सव भी होती है। तो ये सब तो राजस्थान का है ना। लेकिन अगर पुष्कर महोत्सव की बात करता है ना तो ये जम्मू कश्मीर में होगा, और पुष्कर मेला का बात करता है तब राजस्थान में होगा, है ना। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। देखिए कई सालों के बाद जम्मू कश्मीर में फिर से पुष्कर महोत्सव का आयोजन कराया गया था। इसके अलावा जो आपका पुष्कर मेला है राजस्थान वाला, ये कितने दिन तक लगती है? 5 दिनों तक। मेदराम जात्रा मेला दुनिया नहीं, इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी मेला जो कहाँ पे लगती है? तेलंगाना के अंदर। कितने दिनों तक? 4 दिनों तक। कौन से जनजाति के द्वारा? कोया जनजाति के द्वारा। तो कोया जनजाति आपको सिर्फ तेलंगाना नहीं, ओडिशा में भी और छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिल जाएगी, ठीक है। इनके अलावा ये कुंभ मेला का के बाद दूसरा सबसे बड़ा मेला है बस्तर दशहरा त्योहार। ये कहाँ पे लगता है? ये छत्तीसगढ़ में लगते हैं। ये 75 दिन तक मनाई जाती है, लेकिन हाल के वर्षों में इसे 105 दिनों तक मनाई गई है, क्योंकि भैया कुछ ऐसे मुहूर्त होंगे, जैसे इस बार सावन जो है 2 महीने की है। इसके अलावा याओसांग महोत्सव मणिपुर में 5 दिनों तक मनाई जाती है। इसे मणिपुरिया होली कहा जाता है, मणिपुरिया होली कहा जाता है ना। याओसांग महोत्सव को जो 5 दिनों तक मनाया जाता है, जो कल के परसों के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था और मैं उससे एक दिन पहले बताया था, है ना। ये 5 दिनों तक चलती है, मणिपुरिया होली है। इसके अलावा इसी में थवल चोंगवा नामक डांस होता है, जो आपके सीजीएल 18 जुलाई 3rd शिफ्ट के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था कि छबल चोंगवा नृत्य किस राज्य से संबंधित है, ठीक है। इसके अलावा ओणम त्योहार केरल में 10 दिनों तक मनाई जाती है। ये भी फसली त्योहार के अंतर्गत ही आ जाती है। मकर संक्रांति के मौके पे तमिलनाडु में पोंगल त्योहार मनाया जाता है, जो 4 दिनों तक चलता है। कट्टी पोंगल, भोगी पोंगल, मुट्टू पोंगल, इस प्रकार से। पोंगल में किसकी पूजा? गाय की और आपका भगवान सूर्य का, ठीक है। इनके अलावा भारत नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पशु मेला कौन सी है? तो ये हमारा सोनपुर है। आज आराम से पढ़ा रहे हैं, चौथे शिफ्ट वाला कोई मतलब जल्दी नहीं है, तो पीडीएफ को थोड़ा कलर डिजाइन कर दिया ताकि आपको जो है थोड़ा सा अच्छा लगे। भैया बजट 2023-24 में 7 प्रमुख लक्ष्य को रखा गया है। इसे क्या नाम दिया गया है? ठीक है, तो सप्तर्षि नाम दिया गया है ना। क्या नाम दिया गया भाई? सप्तर्षि देखिए तारामंडल भी है ना। सप्तर्षि इनका भी नाम दिया है। ये 7 ऋषि जो बड़े बड़े हुए, उनके जो कंबाइंड रूप से हम सप्तर्षि कहते हैं। ये 7 जो आपके पास समावेश किए गए इस बजट में, करंट वाला 23-24 के लिए, इसमें देख लीजिए ये आपका 7 चीजें, 2, 2, 4, 2, 6 और 1, 7। वित्तीय क्षेत्र, समावेशी विकास, आखिरी व्यक्ति तक पहुंचना, संरचना एवं निवेश, क्षमता का विकास, हरित विकास, युवा शक्ति। इसमें तो सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन ये जो है आपका कहाँ गया भैया? क्षमता का विकास भी ठीक है, लेकिन एक चीज तो हाँ, यहाँ यही थोड़ा गड़बड़ाता है हमारे यहाँ। कितना भी कोशिश कर ले, ये जो बेरोजगारी की खाई है ये कम नहीं होती भाई। इसके अलावा भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति किस ग्रंथ से हुई है? नाट्य शास्त्र से, बहुत कॉमन क्वेश्चन है। और नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है? तो भरत मुनि है, भरत मुनि, ठीक है। इनके अलावा एक आता है कि भाई संस्कृत व्याकरण के लेखक कौन है? ये भी कई दफा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो संस्कृत व्याकरण के लेखक जो है पाणिनि है। कौन है? पाणिनि। तो इसे भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा चाणक्य का अर्थशास्त्र, चाणक्य को कौटिल्य भी कहते हैं, विष्णुगुप्त भी कहते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के अभिभावक हैं, प्रधानमंत्री हैं, या फिर जो भी कहिए, संरक्षक कहिए, है ना। तो भाई इनके जो एक पुस्तक है अर्थशास्त्र, ये किस पे आधारित है? तो राजनीति और कानून पे आधारित है। तो ये भी ध्यान रखेंगे। भरतनाट्यम के 4 प्रमुख शैली होती है, जिसमें पंडामल्लूर शैली, है ना, इस प्रकार से। और जो इनके 3 पार्ट होते हैं नृत्य करने का, इनको भी
ध्यान रखना है, अभंग, त्रिभंग और सभंग। तो ये भरतनाट्यम से कुछ जानकारी। इसके अलावा कलाकार तो कई सारे आपके याद होंगे, नर्तकी नटराज, यामिनी कृष्णमूर्ति, पद्मा सुब्रमण्यम, टी बाला सरस्वती, रुक्मिणी देवी अरुंडेल, ये सभी के सभी भरतनाट्यम से संबंधित है। अगला प्रश्न पूछा गया, दक्षिण पश्चिम मानसून हवा की दिशा क्या होती है? देखिए, दक्षिण पश्चिम जो मानसून है इसी में भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है। सबसे अधिक वर्षा लगभग 80% वर्षा जो है सिर्फ दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है भारत में। ठीक है, तो जो दक्षिण पश्चिम मानसून होती है उसमें हवा की दिशा जो है समुद्र से भूमि की तरफ होती है। आप लोग बताइएगा कि दिशा के डायरेक्शन में था क्या, दक्षिण से उत्तर या उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम ऐसा था, या फिर समुद्री लैंग्वेज और भूमि को रिलेट करके था? तो अगर समुद्री और भूमि को रिलेट करके होगा तो समुद्र से भूमि की तरफ होगा, जिसमें भूमि पे जो अवरोध है, जो भी ऑब्स्ट्रक्शन है, उससे जब इसके बादल टकराते हैं तो अधिकांश वर्षा कराते हैं। जैसे पहाड़ वगैरह जो हो गया, अब बिल्डिंग भाई अवरोध नहीं होगा क्योंकि इतने नीचे तो बादल तैरते नहीं है ना, क्योंकि आपको पता है कि जो क्षोभ मंडल है वहीं पे मौसमी घटना होती है। सभी चीजों को आप रिलेट कर सकते हैं। और मौसमी घटना क्षोभ मंडल में तो बारिश क्या है, मौसमी घटना है भाई, है ना। तो क्षोभ मंडल की लंबाई कितनी है ऊंचाई कितनी है पृथ्वी से? तो 16 से 18 किलोमीटर। अब 16 किलोमीटर की बिल्डिंग तो मेरे ख्याल से इंडिया में नहीं है। ठीक है, तो बिल्डिंग से टकराने पे वर्षा नहीं होती है। नहीं तो कल को आप ये भी पूछो कि भाई बिल्डिंग से टकराए तो वर्षा क्यों नहीं होता है ना। तो इसलिए इस समुद्र समीर जो होती है, ये समुद्र समीर कहा जाता है कि जब आपका समुद्र से भूमि की तरफ जब हवा चलती है तो ऐसी घटना को समुद्र समीर कहा जाता है। और जब रात के समय, है ना, जब रात के समय पवने भूमि से समुद्र की तरफ चलती है, ये उल्टा हो गया, ये दिन के समय होती है और ये ऊपर वाला जो है रात के समय। ठीक है, तो यहां से इतना काट दीजिए, कंफ्यूज हो जाओगे। जब पवने भूमि से समुद्र की तरफ चलती है जिसे थल समीर कहा जाता है। देखिए, जो चीज पहले होता है उसी के नाम पे दे दिया गया है। देखिए, पहले वाले केस में देखिए समुद्र से भूमि की तरफ था समुद्र समीर, है ना। और जब थल से समुद्र के तरफ चलेगा तो थल समीर। ये भी आपके एग्जाम में आते हैं। इसके अलावा भारत में अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून में होती है, बता दिया 80%। अच्छा, वर्षा का दो प्रमुख स्रोत था हमारे यहाँ, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। अरब सागर जो है पश्चिमी रीजन में और बंगाल की खाड़ी पूर्वी घाट के रीजन में। ठीक है, तो इसमें जो है अरब सागर से लगभग 60% वर्षा होती है और जो बंगाल की खाड़ी है यहां से लगभग 40% वर्षा का पार्ट आता है। इनके अलावा मेघालय में सबसे अधिक वर्षा रिकॉर्ड की जाती है, कहां पे? मासिन राम के अंदर। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। अगला एक प्रश्न पूछा गया है कि राज्य की परिभाषा किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 12 में राज्य का परिभाषा डिफिनीशन दिया गया है। इसके अलावा 14 से 18 समता का अधिकार मैंने अभी लिख के बताया था, 19 से 22 स्वतंत्रता, 25 से 28 धार्मिक, 29 30 अल्पसंख्यक, 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रिट जारी करना, 32 226 हाई कोर्ट के द्वारा रिट जारी करना, आर्टिकल 32 को संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है। इसे भीमराव अम्बेडकर साहब संविधान का आत्मा कहा है, तथा आम आदमी के मौलिक अधिकार के हनन होने पर आर्टिकल 32 के प्रयोग करके सुप्रीम कोर्ट तक जाया जा सकता है। इसके अलावा जो मौलिक अधिकार हैं ये 12 से 35 के बीच में वर्णित है और इसे भाग 3 में रखा गया है। यूएसए के संविधान से लिया गया है। वर्तमान में 6 है, पहले 7 था। हटा कौन? संपत्ति का अधिकार। कब हटा? 1978 में। कौन सा संविधान संशोधन? 44वां संविधान संशोधन। आज संपत्ति का अधिकार को कहां रखा गया है? 300 के में विधिक अधिकार के रूप में। अगला, लाहो नृत्य किस राज्य से संबंधित है? बताए हैं लाहो फेस्टिवल, लाहो बांग्ला, ये मेघालय से संबंधित है। मेघालय का अन्य डांस नोंगक्रेम है। देखिए, मेघालय में एक नौकरेक आरक्षित क्षेत्र भी है, तो ये नेचुरल साइट है और नोंगक्रेम डांस फेस्टिवल है। ठीक है, मेघालय में बांग्ला महोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा समवर्ती सूची किस देश के संविधान से लिया गया? सब दिन बताते हैं ना, आ गया ना काम, है ना। तो भाई जो कंकरेंट लिस्ट है ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। आप लोग बता दीजिए कंकरेंट लिस्ट में कितने टॉपिक शामिल किए गए हैं? 52, स्टेट लिस्ट में 61 और जो यूनियन लिस्ट है उसमें 100। ठीक है, तो ये तीनों लिस्ट के जो मटेरियल शामिल है इन्हें भी ध्यान रखेंगे। अच्छा, जो ये इन तीनों लिस्ट में शामिल नहीं है उस पर कानून कौन बनाएगा? तो उसे हम अपशिष्ट शक्ति का अधिकार कहते हैं और ऐसे मामलों पे कानून ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट ही बना सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। विधि का शासन, एकल नागरिकता, संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से लिया गया है, लेकिन विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, है ना, तो ये लिया गया आपका जापान के संविधान से। देखिए, विधि का शासन अलग है, विधि द्वारा स्थापित जो प्रोसीजर बाय लॉ है ये आपका कहां से लिया गया है? जापान से लिया गया है। इसके अलावा संविधान संशोधन
368 आर्टिकल। दक्षिण अफ्रीका संविधान में नहीं, संविधान से राज्यसभा, एक सेकेंड, संविधान से, दक्षिण अफ्रीका संविधान से, वेरी नाइस। इसके अलावा राज्यसभा में जो सदस्यों का निर्वाचन होता है ना, क्योंकि 238 तो आपका चुनाव होता है और 12 मनोनयन होता है, तो ये जो 12 मनोनयन होता है ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, और ये जो चुनाव होता है ये साउथ अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। इसे दो टुकड़े में समझेंगे। इनके अलावा मौलिक अधिकार अमेरिका, मौलिक कर्तव्य रूस, डीपीएसपी आयरलैंड, तो ये जो है ये भी ध्यान रखेंगे। मौलिक अधिकार भाग 3, मौलिक कर्तव्य भाग 4 का ए, और मौलिक ये क्या भाई आयरलैंड वाला तो भाग 4, ठीक है। तो भाग 4 में है डीपीएसपी, भाग 4 ए में है मौलिक फंडामेंटल ड्यूटीज, भाग 3 में है आपका क्या पे ये क्या है भाई फंडामेंटल राइट, ठीक है। इसके अलावा सबसे अधिक साक्षरता दर किन राज्यों की है ये पूछा है, लेकिन आपको डायरेक्ट ये नहीं दिया कि केरल आंसर मार दो, आपको जो है चुनना था। वहां पे 4 जो है स्टेट का नाम दिया था, और चारों स्टेट जो है अगल बगल वाला ही दिया था, जो ऊपर से जो है ना टॉप 5 में है। तो यहाँ पे आपके सामने ग्राफ है, आप छांट सकते हैं। सबसे अधिक साक्षरता दर तो केरल की है, दूसरा स्थान मिजोरम की है, तीसरा स्थान गोवा का, चौथा त्रिपुरा का, पांचवा हिमाचल प्रदेश का। तो जनगणना 2011 के अनुसार आप इसे छांट सकते हैं। मेरे ख्याल में एक ऑप्शन गोवा था, एक मिजोरम था, एक त्रिपुरा था, और केरला नहीं था, ठीक है। तो सबसे अधिक जो है यहाँ पे मिजोरम को मारना पड़ेगा। अगर केरला नहीं है और मिजोरम दिख गया तो मिजोरम होगा, ठीक है। तो सबसे अधिक जो परसेंटेज लिटरेसी रेट है ये आपका मिजोरम का है। सबसे कम की बात करेंगे तो इनको भी 2-4 याद रख लेंगे, तो बिहार, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, इन तीनों को जरूर ध्यान रखेंगे। देखिए ना कितना व्हाइट है, वाह एकदम, है ना। तो ये जो है लिटरेसी रेट में काफी कम है। इसके अलावा ओवरऑल साक्षरता दर भी कम बिहार का है, और महिला साक्षरता दर भी सबसे कम बिहार का है, लेकिन पुरुष साक्षरता दर सबसे कम राजस्थान का है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा देश की समग्र साक्षरता दर 74.04, मेल का 82.14, फीमेल का 65.46। वर्तमान जनसंख्या घनत्व 382, लिंगानुपात 943। कल पूछा था कि 1951 में जनसंख्या घनत्व कितना है, तो 117 था, इसलिए पूछा गया क्योंकि आजादी के बाद यह प्रथम जनगणना था। इनके अलावा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम कब बदल दिया गया, तो 6 अगस्त 2021 को बदला गया था। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत 1991 में हुआ था। पहला अवार्ड 1992 में विश्वनाथ आनंद सर जो शतरंज के मास्टर हैं उनको दिए गए थे। वर्ष 2022 के लिए यह पुरस्कार शरद कमल को दिया गया है, इकलौता मतलब सिंगल पर्सन है जो इस अवार्ड को पाए हैं 2022 के लिए। इसके अलावा 2021 के लिए यह 12 खिलाड़ियों को दिया गया था, जिसमें 10 ओलंपिक या पैरा ओलंपिक के खिलाड़ी थे, और 2 खिलाड़ी में एक मिताली राज और एक आपका कौन थे भाई, सुनील छेत्री फुटबॉलर। इनके अलावा 2022 के लिए अर्जुन पुरस्कार 25 प्लेयर को दिया गया है। द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत 1985, इनके अलावा अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961, और आपका जो है ये द्रोणाचार्य पुरस्कार किसी खेल के प्रशिक्षक को ही दिया जा सकता है, किसी खिलाड़ी को नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्पादक है, ये क्वेश्चन आया था या नहीं आया था आप मुझे बताएंगे, क्योंकि इस पे सस्पिशन है, क्योंकि भाई जाकिर हुसैन भी पूछ लिया गया, सर्वोत्पादक भी पूछ लिया गया, व्हाट्स दिस, ये चल क्या रहा है भाई, है ना। तो भाई हो सकता है टीसीएस है, कुछ भी चला सकते हैं, है ना, और चलना मुझे उन्हीं के साथ है क्योंकि रोटी वही देगा, ठीक है भैया। निम्नलिखित में से कौन सा वादक सरोवर से संबंधित है, तो अलाउद्दीन खान, अमजद अली खान, अली अकबर खान, दौलत खान, सरन रानी, अमन खान, ये सभी के सभी। जो अमान खान है, एक्चुअली ये अमन नहीं है, ये अमान खान है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये जो है आपका सर्वोदय से संबंधित है। निखिल बनर्जी सितार से, अनुष्का शंकर सितार से, अरविंद पारेख सितार से, पंडित रविशंकर सितार से, पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर से, राहुल शर्मा संतूर से, इसके अलावा भजन सोपारी संतूर से, इसके अलावा असद अली खान रुद्रबैना से, पखावत से कौन है भाई, तोताराम, इसके अलावा टीएच घाटम, टीएच विनायक घाटम, सुरबहार अन्नपूर्णा देवी, है ना, इसके जुबिन मेहता सिंफनी, है ना, बिस्मिल्लाह का सनाई, है ना। तो ये जो है आपके जो है ध्यान रखिएगा थोड़ा बहुत, है ना। इनके अलावा सुकरू खां राम नारायण, इसके अलावा सुकूर खां राम नारायण, इस प्रकार जो है ये किससे भाई, सारंगी से संबंधित है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, ठीक है भैया। बलवन किसके काल में कार्यरत थे, ये प्रश्न भी आपके एग्जाम में आ चुके हैं। देखिए बलवन के बारे में पूरा डाटा दे चुका हूं, कोई भी क्वेश्चन जो अगर छूट गया तो भाई पढ़ाना बेकार है भाई बलवन के बारे में, है ना। तो भैया नसरुद्दीन महमूद के तुगलक के काल में ये कार्यरत थे। कौन से पद पे थे, नायाब के पद पे थे, ये भी आप जानते हैं, इसे कोर्ट से आप रिलेट भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा बलवन इल्तुतमिश का छोटका लड़का था। इल्तुतमिश का लड़की कौन थी, रजिया, तो रजिया का भाई हो गया कौन, नसरुद्दीन। नसरुद्दीन के काल में कौन थे, बलवन, ठीक है। तो बलवन और क्या क्या किए, लौह एवं रक्त की नीति अपनाए, सिजदा और पैबोस अपनाए, ठीक है। बलवन जो है राजा के पद की गरिमा को काफी आगे ले गया। राजा
तो ये पद को जो है सबसे ज्यादा वैल्यू आज भी है भाई, चूंकि यहीं से चल रहा है। इसके अलावा बलवन जो है, ये जो सिजदा और पेवोस जो हुआ था भाई, जो झुक के साष्टांग नमस्कार, है ना, तो ये क्या था भाई, ये क्या था कि जो अमीर लोग होते थे उसको जो है ये दिखाता था कि मैं तुमसे बड़ा हूं, अपनी श्रेष्ठता साबित करने के लिए जो है इस प्रकार की प्रथा चलाया था बलवन ने। ठीक है, तो ये थे दोस्तों आज के कल के फर्स्ट शिफ्ट का जो है एनालिसिस। आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में भी सेंड कर दीजिए। हम मिलेंगे अगले एनालिसिस वाली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। और आज प्रैक्टिस सेट भी दोपहर में आ जाएगी, क्योंकि कल मैं जो है थोड़ा थक गया था, है ना, तो भैया कल नहीं कर पाए, है ना।